गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो हम लोगों को बेसिक जानकारी है जीएसटी के बारे में वो ये है कि एक ये वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब अगर हम आपको एक सामान बेच रहे हैं और आप उसको अगर आगे बेचते हो और उसमें जो एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कर रहे हो केवल उसी पे जीएसटी कैलकुलेट होगा, आपके फुल वैल्यू पे नहीं। इसीलिए जीएसटी को एक वैल्यू एडेड बेस्ड टैक्स कहा जाता है। ये कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट है। इसका मतलब जीएसटी में आपको जितना आप आगे सप्लाई करते जाएंगे आगे वाला उसका क्रेडिट ले सकता है, यानी ये कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट है। जैसे जैसे एक रजिस्टर्ड सप्लायर अगले रजिस्टर्ड सप्लायर को सामान बेचता जाएगा, आप पीछे वाले को जितना जीएसटी देकर आए हो उसका इनपुट क्लेम कर सकते हो। ये बर्डन ऑन फाइनल कंज्यूमर है, क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो अल्टीमेटली आप अपने अगले पर्सन से टैक्स वसूल कर ले रहे हो और अल्टीमेटली ये जिस कंज्यूमर के जेब में सामान जा रहा है पूरा का पूरा टैक्स कलेक्शन फाइनली उसी के पॉकेट से हो रहा है। तो ये बर्डन ऑन फाइनल कंज्यूमर है। जो बीच के लोग हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को, तो जिस अगली पार्टी को आप सामान बेच रहे हो उससे आप टैक्स कलेक्ट कर ले रहे हो और जिस पिछली से आप परचेज कर कर लाए थे आप उसका इनपुट एडजस्टमेंट ले रहे हो, यानी आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, आप अपने आगे वाले से पूरा पैसा वसूल कर ले रहे हो और उसके आगे वाला उससे, यानी अल्टीमेटली जब रिटेलर कंज्यूमर को सामान बेचता है तो ये पूरा का पूरा जीएसटी का बर्डन कंज्यूमर की पॉकेट पे जा रहा है। नो कैस्केडिंग इफेक्ट। जीएसटी में डबल टैक्सेशन नहीं हो पाता, ये जीएसटी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। जो वैट और सेल टैक्स में प्रॉब्लम था, अगर मैं आपको बंगाल टू बंगाल माल बेचूं और उसके बाद आप बंगाल टू महाराष्ट्र बेचो तो बंगाल टू बंगाल पे वैट लगा और बंगाल टू महाराष्ट्र में सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था सीएसटी, तो उस दोनों का आपस में इनपुट एडजस्टमेंट नहीं था। लेकिन अब जीएसटी में क्योंकि पूरा एक टैक्स रिजाइम है जिसके कारण आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हो, भले ही आप विद इन द स्टेट बेचो, भले ही आप दूसरे स्टेट में सामान बेचो। जो कि सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था वैट और सेंट्रल सेल टैक्स में। यानी कुल मिला के कहा जाए तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। इसका कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट है, बर्डन ऑन फाइनल कंज्यूमर है और डबल टैक्सेशन भी नहीं है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो वैट और सेंट्रल सेल टैक्स में थे वो जीएसटी ने अवॉइड किया। तो अगला टॉपिक वही है डेफिशिएंसीज ऑफ वैट एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स, यानी जीएसटी के आने का रीजन। डबल टैक्सेशन ऑन फ्यू केसेस था वैट और सेल टैक्स में जो मैंने अभी आपको समझाया, वो जीएसटी में नहीं है। एंड मल्टीपल टैक्स ऑन सिंगल ट्रांजेक्शन, जो वैट और सेल टैक्स में प्रॉब्लम था, एक ही ट्रांजेक्शन पे मल्टीपल टैक्स लग जा रहा था। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो एक्साइज ड्यूटी देकर आ रहे हो, अगर आप विद इन द स्टेट आगे बेच रहे हो मैन्युफैक्चरिंग के बाद तो आप वैट दे रहे हो, आप दूसरे स्टेट में बेच रहे हो तो सेल टैक्स दे रहे थे। अब वो कल्चर खत्म हो गया, अब पूरा का पूरा सिंगल टैक्स सिस्टम हो गया। तो मल्टीपल टैक्स ऑन सिंगल ट्रांजेक्शन जो वैट और सीएसटी का डेफिशिएंसी था और एक रीजन बना जीएसटी के आने का। अब इंडिया में जीएसटी का फ्रेमवर्क क्या है? यह होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। अगर आप विद इन अ स्टेट सामान बेच रहे हो जिसको क्या कहा जाता है, इंट्रा स्टेट। अब आगे आने वाले टाइम में हम कभी भी विद इन अ स्टेट नहीं बोलेंगे, इस पूरे चैप्टर में हम इंट्रा और इंटर वर्ड से चीजों को डिनोट करेंगे। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट और इंटर मतलब बिटवीन टू स्टेट्स। इंट्रा मतलब विद इन और इंटर मतलब बिटवीन। तो हम अब आगे आने वाले पूरे इस चैप्टर में या पूरे इस सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ इंट्रा और इंटर वर्ड का यूज करेंगे ताकि हमको हैबिट लगी रहे। इंट्रा मतलब विद इन ए स्टेट और इंटर मतलब बिटवीन द टू स्टेट्स। तो इंडिया में जीएसटी 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट और एक इंट्रा यूटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। तो बिटवीन टू यूनियन टेरिटरीज अगर सामान बिके तो इंट्रा यूटी लगेगा, लेकिन एक यूनियन टेरिटरी से अगर कोई स्टेट में सामान बिक रहा है तो फिर इंटर स्टेट माना जाएगा, यानी आईजीएसटी लगेगा। तो अब यही हमको अगला पॉइंट बोलना था कि इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, इंट्रा यूटी में सीजीएसटी और यूजीएसटी लगता है या यूटीजीएसटी लगता है, और
विद इन बिटवीन टू स्टेट्स हो, मतलब इंटर स्टेट्स हो, तो IGST लगता है। CGST, SGST, IGST, UTGST, तो कुल मिला के 4 GST हो गए। इन चारों को फिर 2 कैटेगरी में बांटा गया, इनपुट GST, आउटपुट GST। इनपुट GST, आउटपुट GST। इनपुट का मतलब जब हम परचेज करके लाते हो जो GST देकर आते हैं, जब माल आता है अंदर, इन आ रहा है माल, तो इनपुट GST। और जब हम सेल करते हैं, जब माल मेरे यहाँ से निकल रहा है, आउट हो रहा है, तो आउटपुट GST लगता है। तो इनपुट GST परचेज पे, आउटपुट GST सेल पे लगता है। ये सब के अंदर एप्लीकेबल होगा। एक छोटी कॉमन बात जान लेना, सर UTGST कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? तो अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, लद्दाख, दादर एंड नागर हवेली एंड चंडीगढ़, बस इन्हीं जगह UTGST लगता है। कहने को आपका दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दिल्ली में UTGST नहीं लगता, दिल्ली में CGST और SGST लगता है। मतलब दिल्ली है बोलने को UT, लेकिन लगता है आपका स्टेट GST। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, लद्दाख, दमन एंड दीव और चंडीगढ़, इतने आपको UTGST के एग्जाम्पल हैं। CA फाइनल वाले एक बात जान लें, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, इनको अलग अलग नहीं माना गया, इनको एक ही माना गया। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये 2 यूनियन टेरिटरी नहीं है, ये एक ही यूनियन टेरिटरी है। अब आपकी 2 UT है, लेकिन एज पर GST ये एक ही है। यानी दादर एंड नागर या दमन एंड दीव से दादर एंड नागर माल बेचा जाए, या दादर एंड नागर से दमन एंड दीव में माल बेचा जाए, आपका CGST और UTGST लगेगा। ये बात CA फाइनल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन पे आते हैं, अगले टॉपिक पे। GST में 2 टाइप की रजिस्ट्रेशन होती है, एक रेगुलर और एक कंपोजिट। रेगुलर एंड कंपोजिट। रेगुलर रजिस्ट्रेशन का मतलब है आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और आपको पूरी डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी, जबकि कंपोजिट में ऐसा नहीं है। हम पढ़ेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले ये समझ लेते हैं, रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेते हो या कंपोजिट रजिस्ट्रेशन कब कब लेनी पड़ेगी। रेगुलर रजिस्ट्रेशन आपको तभी लेना पड़ेगा, इसको थ्रेशोल्ड लिमिट भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट। तो यहाँ पर रेगुलर GST आपको, अगर आप गुड्स के परचेज एंड सेल कर रहे हैं, अगर आप गुड्स का परचेज एंड सेल कर रहे हैं और आप 10 लाख से कम का सामान बेचते हैं, आपकी ईयरली टर्नओवर लेस देन 10 लाख है, तो आप MMNT, ये शॉर्टकट तरीका है याद रखने का, MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अगर इन 4 स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप इन 4 स्टेट में अगर आप गुड्स एंड सर्विस का बिजनेस कर रहे हो और आपका 10 लाख से कम का टर्नओवर है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। 10 लाख से ऊपर है तो आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर आप गुड्स एंड सर्विस का बिजनेस कर रहे हो इन 4 स्टेट में, MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और 10 लाख से कम की सेल, तो नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। 10 लाख से ज्यादा की सेल तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। अगर आप 20 लाख से ऊपर की सेल कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विस दोनों, अगर आप 20 लाख से ऊपर की सेल कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विस दोनों, तो AMS AMS का फुल फॉर्म है आंध्र प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके का मतलब उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना। UPT मतलब उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना। अगर आप इन 6 स्टेट में बिजनेस कर रहे हो, आपका 20 लाख से कम का टर्नओवर है, गुड्स या सर्विस दोनों में बात हो रही है यहाँ पर, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। अब आते हैं, अगर आप अदर कुछ हो, आप 40 लाख से ऊपर का बिजनेस कर रहे हो, 40 लाख से ऊपर का बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आप अगर 20 लाख से ज्यादा का सर्विस में बिजनेस कर रहे हो, देखो यहाँ पे 2 बातें कर रहा हूं मैं, 20 लाख से ज्यादा सर्विस और 40 लाख से ज्यादा गुड्स, तो आपको जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश या ऑल अदर स्टेट्स अगर जो बचे आपके, आप इनमें बिजनेस करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, नहीं तो नहीं।
यानी अगर 20 लाख से ज़्यादा की आपकी सर्विस है तो आपको जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल, ऑल अदर स्टेट्स आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है केवल अगर आप 20 लाख से ऊपर की सेल कर रहे हो। और अगर आप 40 लाख से ऊपर की सेल कर रहे हो, गुड्स है, और ये स्टेट आपके जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश, ऑल अदर स्टेट, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अब आते हैं कंपोजिट रजिस्ट्रेशन किसको लेना है। देखो, आप थ्रेशोल्ड लिमिट पार कर रहे हो और आपकी सेल 75 लाख से ज़्यादा है। आप थ्रेशोल्ड लिमिट पार कर रहे हो और आपकी सेल 75 लाख से ज़्यादा है, और आप MMNT या सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और उत्तराखंड, अगर आप इनमें बिजनेस कर रहे हो, MMNT यानी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, या फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यूके, उत्तराखंड, इनमें अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आप 75 लाख से कम की सेल करते हो, 40 लाख से ज़्यादा या 20 लाख से ज़्यादा या 10 लाख से ज़्यादा, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर लेकिन 75 लाख से कम, तो आप कंपोजिट स्कीम रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। कंपोजिट स्कीम रजिस्ट्रेशन क्या है ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल केवल इतना जान लें कि आपको डिटेल मेंटेन नहीं करनी है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है, और अगर आपको 1% चुपचाप अपनी सेल पर जीएसटी दे दें, ना इनपुट क्रेडिट और ना आप अपने परचेजर से, सॉरी, ना अपने आप कंज्यूमर से आप टैक्स वसूल करोगे, आपको अपनी जेब से देना है। आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, आप अपने कंज्यूमर से जीएसटी वसूल नहीं कर सकते। अगर आप इन स्टेट में रजिस्टर्ड हो और अगर आपको कंपोजिट स्कीम में चाहिए तो आपको 75 लाख से कम की सेल अगर आपकी हो रही है तो आप ये रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। 75 लाख से कम इन स्टेट में अगर आपकी सेल है तो आप कंपोजिट स्कीम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। आपको कंपोजिट स्कीम के बेनिफिट क्या है? क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट डिटेल में मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी, आप अपनी सेल के ऊपर 1% या 5%, आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको, आप अपनी जीएसटी जमा कर दो, आप आईटीसी क्लेम नहीं करोगे और आप अपने कंज्यूमर से या परचेजर से जीएसटी वसूल नहीं करोगे, आप अपनी जेब से जीएसटी भरोगे। तो आप 75 लाख से कम की सेल करते हो इन स्टेट में तो आप कंपोजिट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। फायदा यही है, आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, क्वार्टरली जीएसटी पेमेंट करना है और आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपका इनपुट क्रेडिट है ही नहीं, आपको कोई डिटेल मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी। और आप सिंगल टैक्स निजाम में रहना चाहते हो, आप अपने टोटल सेल के ऊपर 1% या 5% दे सकते हो। अगर आप इन स्टेट्स में नहीं हो फिर भी आप चाहो तो कंपोजिट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अगर आप 150 लाख यानी 1.5 करोड़ से कम की सेल करते हो, आप इन स्टेट को छोड़ के MMNT और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड को छोड़ के आप किसी भी स्टेट में बिजनेस करते हो, अगर आप 1.5 लाख से कम की सेल कर रहे हो, 1.5 करोड़ सॉरी, आप 1.5 करोड़ से कम की सेल कर रहे हो, 150 लाख से कम की सेल कर रहे हो तो आप कंपोजिट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अगर आप 1.5 करोड़ से ज़्यादा सेल कर रहे हो तो आप कंपोजिट स्कीम नहीं, रेगुलर रजिस्ट्रेशन लोगे। और अगर इन सर्टेन स्टेट्स में, स्पेसिफाइड स्टेट्स में अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपका 75 लाख से कम का सेल है तो आप कंपोजिट ले सकते हो, उससे ज़्यादा है तो रेगुलर लेना पड़ेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, कंपोजिट स्कीम सिर्फ 3 टाइप के लोगों के लिए एप्लीकेबल, या यूं कहूं एक ही टाइप के लिए एप्लीकेबल है, 3 टाइप के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप गुड्स का बिजनेस कर रहे हो तो ही आप कंपोजिट ले सकते हो। सर्विस का सेल आप कर रहे हो, अगर आप सर्विस के सप्लायर हो तो आपको कंपोजिट स्कीम नहीं एप्लीकेबल है, सिर्फ गुड्स वाले कंपोजिट स्कीम ले सकते हैं। तो सर 3 कौन है जो नहीं ले सकते? अगर आप सर्विस का सेल परचेज करते हो तो आपको कंपोजिट स्कीम नहीं मिलेगी। अगर आप दूसरे किसी स्टेट में माल बेचते हो, दैट मीन्स आप इंटर स्टेट अगर सेल करते हो तो आपको कंपोजिट स्कीम नहीं मिलेगी। यानी सर गुड्स की बिजनेस करें लेकिन दूसरे स्टेट में माल बेचे तो कंपोजिट हमारे लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तीसरी बात, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तो आपको, यानी आप ऑनलाइन परचेज सेल करते हो तो आपके ऊपर कंपोजिट स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। तो सर्विस वाले, इंटर स्टेट सेल वाले और ई कॉमर्स वाले, ये तीनों कंपोजिट स्कीम नहीं ले सकते।
सिर्फ गुड्स वाले ले सकते हैं, वो भी विद इन द स्टेट माल बेचते हैं। अगर इंट्रा स्टेट माल बेचते हैं तो ही ले सकते हैं, और अगर आप इंट्रा स्टेट में भी ई कॉमर्स बेचते हैं तो भूल जाइए, आपके लिए कंपोजिट स्कीम नहीं है। अगला टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ यूटिलिटी ऑफ आईटीसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल सम भी बनते हैं। इनपुट का एडजस्टमेंट आप कैसे ले सकते हो, इनपुट का एडजस्टमेंट हम कैसे ले सकते हैं। देखिए, अगर आपकी आउटपुट आईजीएसटी है, आप सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी को सेटल करेंगे उसके साथ, फिर इनपुट सीजीएसटी को, और फिर इनपुट एसजीएसटी को। यानी पहले आउटपुट आईजीएसटी को आपको जीरो करना पड़ेगा। आप आउटपुट आईजीएसटी पेएबल रख के आउटपुट सी और आउटपुट एस को रिड्यूस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करेंगे, तो उसको सेटलमेंट करने का तरीका, आउटपुट आईजीएसटी को सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट करेंगे। अभी भी अगर आउटपुट बच गई है तो आप इनपुट सीजीएसटी से एडजस्ट करेंगे, अभी भी बच गई है तो इनपुट एसजीएसटी से एडजस्ट करेंगे। अब आप आउटपुट सीजीएसटी को सबसे पहले इनपुट सीजीएसटी से एडजस्ट करेंगे, फिर इनपुट आईजीएसटी से। यानी आउटपुट सीजीएसटी सबसे पहले इनपुट सीजीएसटी से एडजस्ट होगा। अभी भी आउटपुट सीजीएसटी बच गई है तो वो इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट होगी। फिर एसजीएसटी के लिए भी वही नियम है, सबसे पहले आउटपुट एसजीएसटी आपकी इनपुट एसजीएसटी से एडजस्ट होगी, और अभी भी अगर आउटपुट एसजीएसटी बच गई है तो वो इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट होगी। मतलब सीजीएसटी पहले खुद सीजीएसटी से, फिर आईजीएसटी से, और वैसे ही एसजीएसटी पहले खुद एसजीएसटी से और उसके बाद आईजीएसटी से। लेकिन इन सारों के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट नियम है कि आपका आउटपुट आईजीएसटी बाकी नहीं रहना चाहिए। पहले आप आउटपुट आईजीएसटी को जीरो कर लीजिए, उसके बाद ही आउटपुट सी और आउटपुट एस को एडजस्ट करने जाइए। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात इसमें, इनपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट नहीं होगी, वैसे ही इनपुट एसजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं होगी। सेंट्रल और स्टेट का आपस में हमेशा लड़ाई रहती है, आप जानते हैं, हम देखते हैं उसको। वैसे ही यहाँ पर भी रूल है, सेंट्रल स्टेट से एडजस्ट नहीं होगा और स्टेट सेंट्रल से कभी भी एडजस्ट नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखें। Input CGST cannot be adjusted with SGST or UGST. Input SGST cannot be adjusted with CGST. While adjustment, keep in mind, output IGST should be cleared first, then only CS or UGST. तो जो मैंने 3 बातें कही थी वही यहाँ पे काम की बात है। आप IGST जो है, अगर आपका आउटपुट IGST पूरा 0 हो गया है और अभी भी आपके पास इनपुट IGST बचा है, आप चाहो तो थोड़ा सी से और थोड़ा एस से एडजस्ट कर सकते हो। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपका इनपुट आईजीएसटी पहले पूरा आउटपुट सी से एडजस्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये हम प्रैक्टिकल सम में देखेंगे कि आप इनपुट आईजीएसटी अगर आपके पास बची हुई है तो आप थोड़ा इनपुट आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट कर लिए और थोड़ा इनपुट आईजीएसटी आप आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट कर लिए, ये अलाउड है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो IGST can be used in any proportion between CGST और IGST और SGST और IGST। अब एक छोटा सा टॉपिक है GSP और SP, ये शॉर्ट नोट के काम की बात है, कुछ नहीं है। 2 पोर्टल 2 सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। गवर्नमेंट ने 2 पोर्टल बनाए, GST सुविधा प्रोवाइडर और एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। हम जो ऑनलाइन GST भरते हैं या जो पूरी रिटर्न फाइलिंग करते हैं वो है GSTN नेटवर्क, उसको बोलते हैं GSTN नेटवर्क। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई GSTN नेटवर्क, जो कि एक NGO टाइप हो गई, जिसका NTO टाइप जिसका प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसकी केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपको कंप्लायंस की सर्विस देने की। इन GSTN नेटवर्क को यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किए, GSP और ASP। GSP का फुल फॉर्म है GST सुविधा प्रोवाइडर, G फॉर GST, S फॉर सुविधा, P फॉर प्रोवाइडर, जिसका काम है आपको
जीएसटीएन नेटवर्क से इंटरेक्ट करने में या जीएसटीएन नेटवर्क को एक्सेस करने देने में हम जैसे टैक्स पेयर को इजीनेस प्रोवाइड करना, यानी जीएसटीएन नेटवर्क से हम जैसे टैक्स पेयर को कनेक्ट करने का काम करते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर यानी जीएसपी। इसका आप जो रिटर्न फाइलिंग करते हो, टैक्स का कंप्लायंस करते हो, इनपुट आउटपुट का रिकंसिलिएशन करते हो, और जो हम टैक्स प्रिपेयरर या टैक्स प्रैक्टिशनर जो रिटर्न बाकी डिटेल फाइल करते हैं, उसमें ये नेटवर्क मदद करता है, यानी आपको जीएसटीएन से कनेक्ट करता है। तो सर एएसपी क्या है? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ये टैक्स पेयर और जीएसपी को कनेक्ट करने में मदद करता है, यानी जीएसपी टैक्स पेयर और जीएसटीएन नेटवर्क को कनेक्ट करने में मदद करता है, वैसे ही एएसपी आपको वो एप्लीकेशन देता है जिससे कि आप जीएसपी से कनेक्ट हो सको। बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा आपको कैलकुलेशन में मदद करने के लिए, आपको रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है वो सीखने के लिए, वो सब एएसपी प्रोवाइड करती है। तो हेल्प जीएसपी टू लिंक विद टैक्स पेयर। तो ये एक शॉर्ट नोट के काम की बात थी, उतनी डिटेल में जानने की नहीं थी। अगला टॉपिक है कंपनसेशन सेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं जीएसटी के अलग अलग रेट है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा जीएसटी की 3 रेट और है। इसके अलावा 0, 5, 12, 18, 28 के अलावा जीएसटी की 3 रेट और है। एक है 40%, जो कि इंडिया में एप्लीकेबल अभी नहीं है, गवर्नमेंट ने केवल वो रेट रख के रखी है। 40% किसी प्रोडक्ट पे अप्लाइड नहीं है, बट एक्चुअली में ये रेट है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट को अगर किसी भी प्रोडक्ट को हाईएस्ट टैक्स रेट में लेके जाना होगा तो 40% को वो यूज करेंगे। इसके अलावा 2 रेट और है। एक है 0.25% सॉरी, जो कि आपके रफ डायमंड के ऊपर एप्लीकेबल है। इसके अलावा 3% एक और जीएसटी रेट है जो कि ज्वेलरी के ऊपर एप्लीकेबल है। तो ज्वेलरी के ऊपर 3%, रफ डायमंड के ऊपर 0.25% और उसके अलावा 0 यानी एग्जम्प्टेड एक तरीके से बोल सकते हो, एनुअल रेटेड बोल सकते हो। उसके अलावा 5, 12, 18, 28, 5 और 12 नॉर्मल जो कंज्यूमर गुड्स है या डे टू डे यूज गुड्स है उनके ऊपर है। 18 और 28 जनरली लग्जरी आइटम के ऊपर है। लेकिन ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, इसमें बहुत सारे आइटम अलग अलग आते हैं, लेकिन ये एक रफ आइडिया है इसके ऊपर। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कंपनसेशन सेस लगाया जो कि सब प्रोडक्ट पे नहीं है। पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, मोटर कार एक्सेट्रा, इनके ऊपर ये लगाया गया। क्यों लगाया गया सर? देखो जब गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया तो बहुत सारे स्टेट ने जीएसटी को अप्लाई करने से मना कर दिया। उनका बोलना था हमारा जो वैट में कलेक्शन है उससे कम कलेक्शन होगा जीएसटी के कारण, क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। सर ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है? डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब जिस स्टेट में सामान सप्लाई होगा जीएसटी उस स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाएगी। अगर मैंने बंगाल टू बिहार माल बेचा तो बिहार गवर्नमेंट जीएसटी का पैसा जमा रखेगी अपने पास। आप जमा बंगाल में ही करोगे लेकिन ये जाएगी बिहार गवर्नमेंट के पॉकेट में। तो इससे बंगाल गवर्नमेंट ने कहा मेरा क्या फायदा, मेरा तो बहुत नुकसान। बहुत सारे स्टेट ने ये कहा हम तो मैक्सिमम चीज बेचते हैं, खरीदते बहुत कम है, तो हम बेचेंगे, जिस स्टेट को सामान मिलेगा वो जीएसटी कलेक्ट करेगा, ये हमारे साथ गलत। तो गवर्नमेंट ने कहा तुम्हारा वैट कारण वैट कलेक्शन में और जीएसटी कलेक्शन में जितना डिफरेंस आ रहा था, तुमको जितना नुकसान होगा जीएसटी के कारण उतना हम आपको भरपाई करके देंगे आने वाले 5 साल तक, जिसको गवर्नमेंट ने और एक्सटेंड किया। अभी ये 2025 तक मोटा मोटी एप्लीकेबल है। कंपनसेशन सेस गवर्नमेंट आपसे वसूल करेगी। ये गवर्नमेंट कॉम्पनसेट कर रही है स्टेट को उनके इनडायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन के लॉसेस में। तो ये वसूल हमसे ही किया जा रहा है। ये पहले 5 साल तक इंप्लीमेंट था, जो अभी और बढ़ा दिया गया। तो कंपनसेशन सेस जनरली 15% है और ये सेस है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जीएसटी वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। ये सेस प्रोडक्ट वैल्यू पे यानी टैक्सेबल वैल्यू पे कैलकुलेट होगा 15%। तो ऑन लग्जरी और डोमेस्टिक गुड्स है, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, मोटर कार एक्सेट्रा, टू कंपनसेट स्टेट फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एसजीएसटी एक्ट केम इनटू फोर्स।
जिस दिन SGST एक्ट एप्लीकेबल हुआ उस दिन से ये लागू हो गया। लेकिन बड़ी सीधी सी बात, सब गुड्स पे नहीं है। अब आता है जीएसटी कहाँ एप्लीकेबल और कहाँ नहीं। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल वालों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत काम की छोटी छोटी बातें हैं जो आपको केस स्टडी में हेल्प करेगी। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूडिंग ऑल स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। जीएसटी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है सारे गुड्स सर्विस के ऊपर, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो उस पर क्या एप्लीकेबल है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। ये पार्ट आपके काम का है कि क्या एप्लीकेबल है उसके ऊपर, स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। सेकंड आइटम है पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, एटीएफ यानी एयर टर्बुलेंट फ्यूल, नेचुरल गैस। ये एप्लीकेबल, इस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, इस पे एप्लीकेबल है सेंट्रल एक्साइज एंड वैट। तो देखो अल्कोहल के ऊपर स्टेट एक्साइज, जबकि पेट्रोलियम के ऊपर सेंट्रल एक्साइज और वैट, दोनों में वैट कॉमन है। अल्कोहल के ऊपर स्टेट एक्साइज और पेट्रोलियम के ऊपर सेंट्रल एक्साइज। तीसरा आइटम है टोबैको। अब टोबैको पे कोई ये मत बोलना कि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, इस पे जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज दोनों एप्लीकेबल है। ये पार्ट आपके बहुत काम का है। टोबैको के ऊपर बोथ जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज एप्लीकेबल है, वैट नहीं एप्लीकेबल है। चौथा है ओपियम, इंडियन हेम्प यानी चरस, गांजा, अदर नारकोटिक्स, इस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल है एंड स्टेट एक्साइज एप्लीकेबल है। तो अभी तक दो आइटम पे हमने स्टेट एक्साइज पढ़ा है, अल्कोहलिक और ओपियम, इंडियन हेम्प, ये सब। यानी कुल मिला के बोल सकते हो नशे के सामान के ऊपर स्टेट एक्साइज एप्लीकेबल होती है, जबकि पेट्रोलियम के ऊपर, पेट्रोलियम और टाइप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर सेंट्रल एक्साइज। पहले वाले दोनों के ऊपर वैट था, टोबैको और ओपियम के ऊपर आपका जीएसटी भी एप्लीकेबल है। ये एक बहुत काम की बात याद रखना। रियल स्टेट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आप एक इमूवेबल फ्लैट, अगर आप एक फ्लैट खरीदते बेचते हो और वो भी सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलने के पहले, कोई बिल्डर अगर फ्लैट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलने के पहले बेचता है तो उस पर जीएसटी लगेगा। फ्लैट रेडी हो चुका, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल चुका, उसके बाद बिके या सेकेंड हैंड फ्लैट बिके, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वहां जीएसटी एग्जम्प्टेड है। लेकिन अगर ये सेकेंड हैंड फ्लैट नहीं है और बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले सेल है तो जीएसटी एप्लीकेबल है। और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। यानी कुल मिला के बोला जाए तो अल्कोहलिक लिकर, पेट्रोलियम एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट और रियल स्टेट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। बाकी अगर आप टोबैको, ओपियम, इंडियन हेम्प, नारकोटिक्स की बात करो, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है विथ एक्साइज। ये पार्ट आपके बहुत काम का बात था, क्योंकि आपको केस स्टडी में इन्हीं प्रोडक्ट्स में घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सीए फाइनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अगले दोनों क्वेश्चन 2 मिनट के क्वेश्चन है, जस्ट आपको एक रफ आइडिया लेनी है, एग्जाम में अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो लिखने के लिए। जीएसटी में कौन कौन से टैक्स मर्ज हो गए स्टेट के और कौन कौन से टैक्स सेंट्रल डिपार्टमेंट के जो मर्ज हो गए। सेंट्रल एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, सर्विस टैक्स, सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी। सीवीडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे होती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी जिसको बोलते हैं। इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोडक्ट जो फॉरेन से इंडिया में आते हैं उन पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाती है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा एक्स्ट्रा ड्यूटी, उसको बोलते हैं सीवीडी या स्पेशल सीवीडी। वो अब मर्ज हो गए हैं, अब उन पे पूरा जीएसटी है, ये पढ़ेंगे पूरे कस्टम्स एक्ट में हम। सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस ऑन गुड्स एंड सर्विस, ये सब मर्ज हो चुके हैं अब सेंट्रल एक्साइज के या जीएसटी के अंदर। स्टेट के कौन कौन से टैक्स है, जैसे वैट, सेल्स टैक्स, सरचार्ज एंड सेस ऑन गुड्स एंड सर्विस, एंटरटेनमेंट टैक्स। लेकिन जो एंटरटेनमेंट टैक्स आपका लोकल बॉडीज वसूल कर रही है वो मर्ज नहीं हुआ है। लोकल बॉडीज अगर एंटरटेनमेंट टैक्स ले रही है वो मर्ज नहीं हुआ है। अगर आपका लोकल बॉडी के अलावा कोई गवर्नमेंट आपसे एंटरटेनमेंट टैक्स ले रही है वो अब मर्ज हो चुका, उस पर पूरा जीएसटी लगेगा। तो ये टैक्सेस है कुछ जो जीएसटी में सब्ज्यूम्ड यानी मर्ज हो गए हैं।
अगला क्वेश्चन भी वैसा ही एक क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में केवल शॉर्ट नोट में आएगा, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। तो ये एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाता है, यानी सेम रेट इन ऑल स्टेट्स। जो पहले प्रॉब्लम थी, बंगाल में एक प्रोडक्ट के ऊपर 5% वैट था, तो राजस्थान में उसी प्रोडक्ट के ऊपर हो सकता है 12% वैट था, यानी अलग अलग रेट थी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर वैट की, जो अब नहीं रही। तो यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गया। बूस्ट टू इकोनॉमी एंड मेक इन इंडिया कंसेप्ट, ये इंडियन मार्केट को बूस्ट कर रहा है, लोगों को एनकरेज कर रहा है कि आके इंडिया में प्रोडक्ट बनाएं। बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर एंड बूस्ट टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दो प्लान थे, मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, इन दोनों को जीएसटी बूस्टअप करता है। सर्टेनिटी इन टैक्स स्ट्रक्चर, पहले जो एक अनसर्टेनिटी थी, कौन से स्टेट में कितना एक्साइज लग जा रहा है, अलग अलग जगह अलग अलग वैट है, एक टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स लग जा रहा है, वो अनसर्टेनिटी अब क्लियर हो गई। ऑटोमेटेड टैक्स स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा प्रोसीड्योर ऑनलाइन में काम करता है, अच्छा खासा आईटी स्ट्रक्चर है इसका, जिसके कारण ये ऑटोमेटिक हो गया है। रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट, बहुत सारे डिपार्टमेंट मर्ज हो गए, तो गवर्नमेंट को बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग मैनेज करने के कॉस्ट कम हो गए। मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, डबल टैक्सेशन अवॉइड हो चुका। बेनिफिट टू स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस को एक ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है एक स्टेट में, एक्साइज का अलग, वैट का अलग, वो सब रजिस्ट्रेशन अब झमेले हट गए। 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए, लेकिन हमारे लिए मेन 3 आर्टिकल एप्लीकेबल है, या एग्जाम के लिए काम किया यूं कहूं, क्योंकि आर्टिकल और भी बहुत सारे हैं जो हमारे सिलेबस में एप्लीकेबल है, लेकिन 3 आर्टिकल्स बहुत ज्यादा काम किए हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आर्टिकल 366 12A, आर्टिकल 246A एंड आर्टिकल 269A। आर्टिकल 366 12A जीएसटी का डेफिनेशन देता है और यह बताता है सोर्स एंटिटी फॉर जीएसटी, जीएसटी क्यों और कहां से एप्लीकेबल होगा, इसका डेफिनेशन आर्टिकल 366 12A देता है। यह बोलता है एनी टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सेट्रा, कुछ आइटम को छोड़ के ये सब गुड्स एंड सर्विस पे एप्लीकेबल है। ये बात आपको आर्टिकल 366 12A बताता है। आर्टिकल 246A, पावर टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 246A सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को पावर देता है जीएसटी को कंट्रोल करने के लिए। मींस सेंट्रल एंड स्टेट कैन लेवी जीएसटी ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हर प्रोडक्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल कर सकती है। ये बात इनको परमिशन देता है आर्टिकल 246A। आर्टिकल 269A, इंटर स्टेट जीएसटी विल बी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटर स्टेट जब भी परचेज सेल होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी लेवी करने का पावर है। ये पावर आर्टिकल 269A देता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे भी आईजीएसटी लगेगा, इस बात का पावर 269A देता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके सिलेबस के हैं, इन पे शॉर्ट नोट आने का बहुत स्कोप बनता है और केस स्टडीज भी बन सकती है। अब आता है जीएसटी काउंसिल। इंडियन गवर्नमेंट ने एक काउंसिल, एक डिपार्टमेंट बनाया जिसको बोला गया जीएसटी काउंसिल, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे और यूनियन टेरिटरी के सारे फाइनेंस मिनिस्टर बैठेंगे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ का कोई भी डिसीजन पास होगा तो 2/3 कोरम के साथ, मिनिमम 2/3 कोरम अगर फेवर में वोट करेगा इस काउंसिल का, तो ही जीएसटी के लिए वो डिसीजन पास माना जाएगा। टैक्सेस, ये जो काउंसिल है ये क्या कर रहा है, ये काउंसिल रेकमेंड कर रहा है कौन कौन से टैक्स सब्ज्यूम्ड होंगे, कौन से प्रोडक्ट पे एग्जम्पशन मिलेगा, क्या लॉ एंड प्रिंसिपल बनेंगे, कितना थ्रेशोल्ड लिमिट होगा जो हमने ऊपर पढ़ा 10 लाख 20 लाख 40 लाख वाला। अपॉर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, जो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा वो कैसे कैसे स्टेट और सेंट्रल में बंटवारा किया जाएगा। रेट ऑफ जीएसटी एंड अदर रेट्स क्या एप्लीकेबल होंगे, और कोई भी स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन मतलब जो हमने पढ़ा कि कुछ स्टेटों को अलग कैटेगरी दी गई,
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नाम पे या कंपोजिट के टाइम पे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन स्टेट को स्पेशल प्रोविजन में रखा गया। ये डिसीजन भी जीएसटी काउंसिल ने लिया है। और कोई भी मैटर जो जीएसटी रिलेटेड है वो ये काउंसिल ही डिसाइड करेगी। तो ये एक शॉर्ट नोट एग्जाम में आता है। टैक्सेबल टेरिटरी, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। जीएसटी में कौन कौन से एरिया को टैक्सेबल टेरिटरी या पार्ट ऑफ इंडिया माना जाएगा, यानी कुल मिला के बोलो तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 आपको जीएसटी में इंडिया का डेफिनेशन देता है। पहला बोला गया लैंड, जो ज्योग्राफिकल एरिया आपको मैप में दिखाई देती है। उसके अलावा बोला गया टेरिटोरियल वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, 12 NM। इंडिया में समुद्र का 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया माना जाएगा। सीबेड, समुद्र के नीचे जो सरफेस होता है वो भी पार्ट ऑफ इंडिया होगा 12 नॉटिकल माइल्स तक। सब सॉयल और अंडर सच वाटर, उस वाटर के नीचे जो भी सॉयल पार्ट है वो भी 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया होगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स के बाद भी कुछ पार्ट है जो इंडिया का ही पार्ट माना जाता है, वो है 200 नॉटिकल माइल्स, उसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वहां पे ऑयल एक्सप्लोरेशन और मिनरल एक्सप्लोरेशन, फिशिंग, इनका काम होता है। वो पार्ट भी इंडिया का ही माना जाएगा, उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अदर मेरीटाइम जोन, इंडिया में और भी जो मेरीटाइम जोन है टेरिटोरियल वाटर में, जो छोटे छोटे आइलैंड्स, वो भी इंडिया के एरिया में अगर आते हैं तो वो भी पार्ट ऑफ इंडिया माना जाएगा। एयर स्पेस अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, हवा में भी, चलो ये तो जमीन की बात हुई, पानी के नीचे की बात हुई, हवा में भी 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया माना जाएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी के नाम हमने पढ़े वो सब पार्ट ऑफ इंडिया माना जाएगा। इसमें ये बात मैंने पहले भी कही थी, मैं रिपीट करता हूं, दादर एंड नागर, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, ये एक यूनियन टेरिटरी माना जाएगा। ये मैंने पहले भी कहा था, यहां भी लिखा है। अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़ और अदर यूनियन टेरिटरी को भी इंडिया का पार्ट माना गया। तो ये था एक और शॉर्ट नोट। एक और छोटा सा पार्ट है, उसके बाद बहुत काम के पार्ट पे आएंगे। पर्सन का डेफिनेशन, हर इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, LLP, AOP एंड BOI, ये सब पर्सन के डेफिनेशन में आएंगे। कॉरपोरेशंस, अच्छा AOP BOI इंडिया में हो या बाहर इंडिया के, दोनों ही पर्सन के डेफिनेशन में आएंगे। कॉरपोरेशंस, बॉडी कॉरपोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देखो डेफिनेशन में, पर्सन के डेफिनेशन में CG और SG को भी लिया गया, यानी उन पे भी GST एप्लीकेबल हो जाएगा। सोसाइटी एक्ट के हिसाब से जो सोसाइटी है, ट्रस्ट, एवरी आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन, मतलब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा भी आ जाएंगे इसके अंदर, और जजेस भी आएंगे, हालांकि उनको बाद में एग्जम्प्ट किया गया, लेकिन नॉर्मल डेफिनेशन में ये सब पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे। अब एक और पर्सन की डेफिनेशन में काम की बात है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन ये क्या होता है? देखो, अगर आप अपने ब्रांच को माल भेज रहे हो, आप अपने अदर डिपार्टमेंट को माल भेज रहे हो, लोग तो बोल सकते हैं ना हम एक ही तो हैं, वो मेरा ही तो ब्रांच है, कलकत्ता में हेड ऑफिस है, सिलीगुड़ी में ब्रांच है, मैं ब्रांच को ही तो माल भेज रहा हूं। तो ये कैसे दो अलग अलग इंसान हो गए जिस पे आप GST लगाओगे? लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कुछ पर्सन्स को हम डीम्ड पर्सन मान लेंगे, यानी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। एज मेनी एज रजिस्ट्रेशन इन सेम स्टेट ऑल आर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर आप एक ही स्टेट में अलग अलग बिजनेस, आपके 2 ब्रांचेस हैं, दोनों ब्रांचेस का आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, अलग अलग GST रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो दोनों पे GST एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे माल भेजते हो, भले ही सेम स्टेट की हो, लेकिन 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो आपको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, और आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच सामान भेजोगे, GST एप्लीकेबल हो जाएगा। अदर स्टेट में अगर आप दूसरे किसी स्टेट में सामान भेजते हो, आपकी और कोई स्टेट में ब्रांच है, तो वो भी वैसे भी 2 अलग अलग स्टेट में हो तो 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, तो वहां पर भी GST एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आप नॉन रजिस्ट्रेशन
वाले एंटिटी को सामान बेचते हो तो नील सप्लाई या एक्सक्लूसिव एग्जेंटेड सप्लाई मानी जाएगी। अगर आप एक एंटिटी आपकी रजिस्टर्ड है, दूसरी वाली नॉन रजिस्टर्ड है, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं थी, आप उसको सामान भेजोगे तब फिर वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। लेकिन सीधी सी बात, अगर आप दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन पे हो, भले ही सेम स्टेट में हो भले ही अदर स्टेट में हो, आपको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा और आपको अपने ही एंटिटी को सप्लाई करते हुए भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब हम पहले भी जानते हैं, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं है। तो रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25, एक्सेप्शन अ पर्सन हैविंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आपकी कोई फॉरेन एम्बेसी है तो उसको यूआईएन कहा जाता है, उसको यूआईएन नंबर लेना पड़ता है, तो वहाँ जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज आपके बाकी जितने भी रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं सब पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। सप्लायर का डेफिनेशन भी बड़ा सिंपल है, पर्सन सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विस, और उसका एजेंट भी पर्सन के डेफिनेशन में आ जाएगा, सप्लायर के डेफिनेशन में आ जाएगा। तो अगर मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं सामान, मैं तो सप्लायर हूं ही, प्लस मेरा एजेंट अगर आपको माल भेज रहा है तो मेरा एजेंट भी सप्लायर के डेफिनेशन में आ जाएगा। रिसिपिएंट कौन होगा? अगर आप पैसा दे के ले रहे हो तो जो पैसा दे रहा है, अगर आप पैसे दे रहे हो तो आप रिसिपिएंट कहलाओगे। अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो तो जिस आदमी को गुड डिलीवर हुआ है, अगर यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट मनी सामान सप्लाई किया जा रहा है, तो जिसको सप्लाई किया जा रहा है वो रिसिपिएंट हो जाएगा, या जिसके पोजीशन में गुड्स जा रहा है वो रिसिपिएंट हो जाएगा। यानी अगर कंसिडरेशन है, पैसा दिया जा रहा है, तो जो पैसा दे रहा है वो रिसिपिएंट। अगर कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट पेमेंट गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जो जिसको गुड्स मिल रहा है, जो जिसको गुड डिलीवर हो रहा है, या जिसके पोजीशन में गुड्स जा रहे हैं, वो रिसिपिएंट कहलाएगा। इफ नो कंसिडरेशन फॉर सर्विस, ये तो पहले वाला बात तो गुड्स के केस में था, नो कंसिडरेशन। अब अगर सर्विस विदाउट कंसिडरेशन दी जा रही है तो पर्सन टू हुम सर्विस इज रेंडर्ड इंक्लूडिंग हिज और हर एजेंट। अगर मैं आपको सर्विस दे रहा हूं विदाउट कंसिडरेशन तो आप रिसिपिएंट कहलाओगे। अगर आपके एजेंट को भी सर्विस दे रहा हूं तो भी आप ही रिसिपिएंट कहलाओगे। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था। एक और आखिरी डेफिनेशन पार्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9 सर्विसेज को इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कहा जाता है। ये बहुत काम की बात है। ये 9 सर्विसेज को इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कहा जाता है। एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन। आप कोई ट्रेड कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्रोफेशन या वोकेशन कर रहे हो, या कोई एडवेंचर कर रहे हो, या कोई वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, या एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, इन नामों से मिलते जुलते, जिसमें प्रॉफिट हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब को इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कहा जाएगा। प्रॉफिट हो रहा हो या नहीं आ रहा हो इन सब एक्टिविटी में, फिर भी वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मानी जाएगी। एनी एक्टिविटी इन नंबर बी पढ़ रहे हैं, एनी एक्टिविटी इन कनेक्शन और इंसिडेंटल टू क्लॉज ए, ऊपर वाले क्लॉज से मिलती जुलती या उससे कनेक्टेड कोई एक्टिविटी है, वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कहा जाएगा। लाइक अगर मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहा हूं और अपनी बेंचेस बेच देता हूं, मेरे टेबल चेयर पड़े हैं, काम नहीं आ रहे हैं, मैंने बेच दिया, वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। कोई बिजनेस का वेस्टफुल सामान पड़ा था, रद्दी, मैगजीन्स, मैंने बेच दी, उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, मैंने अपने बिजनेस की चीजें बेची है। थर्ड नंबर, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन ऑफ पॉइंट ए इररेस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी। मैंने एक बार ये काम किया, मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया, मैं पढ़ाता हूं और मैंने एक बार आपको कोई काउंसलिंग सर्विस दे दी, तो मैं बोलूंगा काउंसलिंग तो मेरा काम नहीं है, मैं फ्रीक्वेंटली थोड़ी ना करता हूं, इसमें रेगुलरिटी थोड़ी ना, कंटिन्यूटी थोड़ी ना, या फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, 1-2 बार ही किया है, फिर भी उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं पढ़ाने पे जीएसटी रजिस्टर्ड हूं और मैं अगर उससे रिलेटेड या ऐसी कोई भी एक्टिविटी करता हूं तो फिर भले ही फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, फिर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। सप्लायर ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुड्स और कैपिटल गुड्स इन कनेक्शन टू, अगर बिजनेस चालू करते वक्त या बिजनेस बंद करते वक्त कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई हो रही है, बिजनेस चालू करते समय गुड्स खरीद के ला रहा हूं,
बिजनेस बंद कर रहा हूं, सारे एसेट बेच रहा हूं, तो वो भी इन कनेक्शन टू बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। मतलब बिजनेस चालू होने के पहले या बिजनेस बंद होने के बाद भी उस बिजनेस से कनेक्टेड कोई एक्टिविटी हुई है, वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मानी जाएगी। कोई क्लब, एसोसिएशन या सोसाइटी फैसिलिटी देती है अपने मेंबर को फॉर कंसिडरेशन। मान लो एक हाउसिंग सोसाइटी है और अपने मेंबर को क्लब, जिम यूज करने के लिए फैसिलिटी दे रही है और बदले में पैसे ले रही है, तो वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा और जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंटिटी टू द प्रेमाइसेस और एडमिशन, मेरी एक क्लब है, मैं आपको एंट्री फीस आपसे चार्ज कर रहा हूं। मेरी एक क्लब है, मैं आपसे आप एंट्री फीस चार्ज कर रहा हूं, टिकट चार्ज कर रहा हूं, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी, वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। होल्डर ऑफ ऑफिस और पोस्ट, मैं कोई एसोसिएशन का चेयरमैन का पोस्ट होल्ड कर रहा हूं और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है वो एसोसिएशन। मान लो मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सीआईआई, फिक्की, एफआईसीसीआई, इन सब के चेयरमैन का पोस्ट होल्ड कर रहा हूं। इनका काम है, बिजनेसमैन की एसोसिएशन है ये लोग, इनका काम है बिजनेसमैन को सर्विस देना जो उनके मेंबर हैं, तो मैं उनकी कोई पोस्ट होल्ड कर रहा हूं क्योंकि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो वो उसको भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। तो ये 9 सर्विसेज, प्लीज इनको अच्छे से याद करें। एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग इन कनेक्शन टू इट, वेदर, फ्रीक्वेंसी और नॉट, पहले तीनों तो एक ही है। चौथे में बोला गया है बिजनेस चालू या बंद करने के लिए, चालू करने के पहले और बंद करने के बाद। पांचवें में कहा गया क्लब, एसोसिएशन अपने मेंबर को फॉर कंसिडरेशन कोई सर्विस दे या कोई फैसिलिटी दे। छठे में कहा गया, सॉरी आठवें में कहा गया अगर मैं कोई एंट्री फीस या टिकट ले रहा हूं, और होल्डिंग ऑफ ऑफिस वाले भी केस में मैंने कहा। आखिरी एक, एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एक्सेप्ट स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड। अगर स्पेशली या स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ये सर्विस एग्जम्प्टेड है, तब फिर अलग बात, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी कोई भी टाइप का सप्लाई दे, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है। इंडिया में सप्लाई 3 टाइप की है, एक तो टैक्सेबल सप्लाई जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई जिसपे जीएसटी लेविएबल नहीं होगा, जैसे पेट्रोलियम और अल्कोहल, क्योंकि इसके ऊपर वैट और वो सब एप्लीकेबल है, और एक होता है एग्जम्प्टेड सप्लाई, यानी नील रेटेड, फुल्ली एग्जम्प्टेड या नॉन टैक्सेबल। तो 3 टाइप की सप्लाई है, यही अगले पार्ट में पढ़ना है हमको, यूनिट 2 में सप्लाई। तो हम अगले वीडियो में सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे।